अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कौन पीजीज तो मोस्टली इस चीज़ का ख्याल करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि जो भी कंटेंट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करिएगा। और जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वो लोग ही इसमें शामिल हों। और दो तीन लोगों को साथ बिठा के या किसी भी तरह शेयरिंग वगैरह करके, जो कि बहुत सारे तरीके ऑप्शंस होते हैं, तो उस चीज़ से प्लीज़ एहतियात करिएगा और अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे पढ़ाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो अभी भी रजिस्टर करवाने के लिए फाइनल ईयर से, तो वो रजिस्टर करवा सकता है हमारी, क्योंकि फाइनल ईयर की फ़ी बहुत ज़्यादा कम है, उनके समझे कि पीजीज के भी 50% से भी ज़्यादा कम है, ना होने के बहुत ज़्यादा कम है। उनकी इस बात को हमने वैल्यू दी है और इस बात को अंडरस्टैंड करा है हमने। तो अगर कोई और भी किसी भी इंस्टीट्यूट का फाइनल ईयर का इंटरेस्टेड हो, तो वो आप उनको बस बोल सकते हो कि वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो अब हम आते हैं आखिरी हमारे तीन टॉपिक्स, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा पल्प, पूरा पल्प नेक्रोज्ड हो चुका है, नंबर वन, या नंबर टू, रेडिकुलर पल्प में भी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस आ चुकी है, अब क्या करेंगे हम? अल्पेक्टमी। पल्पेक्टोमी करेंगे, यानी कि रेडिकुलर पल्प को भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो नेक्रोज हो चुका है और वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो चुका है, तो उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। इसको कहते हैं पल्पेक्टोमी। और उसके बाद क्या करोगे? ऑब्चुरेट करोगे, लेकिन ऑब्चुरेट क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, जीपी नहीं डाल पाओगे। जीपी क्यों नहीं डाल पाओगे? ओपन एपिक। एपेक्स ओपन होगा तो जीपी कैसे डालोगे, वो बाहर चली जाएगी। तो इसलिए हमें करना है, जो सबसे पहले आया था एपेक्सिफिकेशन आया था। एपेक्सिफिकेशन। एपेक्सिफिकेशन में इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने जब पल्पेक्टोमी पूरी कर ली, पल्पेक्टोमी में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो नोट करिएगा बीसीक्यू के लिए। पॉइंट नंबर वन, इन्होंने क्लीनिंग शेपिंग बहुत मिनिमल की, ज्यादा क्लीनिंग शेपिंग नहीं की। मिनिमल क्लीनिंग शेपिंग क्यों की, कोई बता सकता है? पल्पेक्टोमी के अंदर ज्यादा क्यों नहीं की? सर क्योंकि इसके अंदर डेंटीन ऑलरेडी थिन होती है, अगर हम एक्सेसिव क्लीनिंग और शेपिंग करेंगे तो डेंटीन जो ऑलरेडी कम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि अभी उसकी थिकनेस कम्प्लीटली अचीव नहीं हुई होती। शाबाश, बेहतरीन, जबरदस्त, ऑलरेडी थिन डेंटिन और उसकी ऑलरेडी थिकनेस कम है। तो पहला डिफरेंस, क्लीनिंग शेपिंग मिनिमल करोगे। नंबर टू डिफरेंस, जो सोडियम हाइपोक्लोराइट का इरिगेशन है वो आप करोगे सिर्फ 1 to 2% सोल्यूशन इस्तेमाल करोगे। वैसे 5.25 इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें आप कितना करोगे? 1 to 2%, यानी डाइल्यूट लेस कंसनट्रेटेड इस्तेमाल करोगे। कोई रीजन बताएगा क्यों? ओपन एपिक से तो एक्सट्रूजन के चांसेस होंगे। ओपन एपेक्स से अगर गलती से भी एक्सट्रूड हो जाएगा तो इतना बड़ा खतरा ना हो, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट से बचने के लिए। और इसके अलावा आपने 27 गॉस नीडल यूज करनी है और नेगेटिव प्रेशर इरिगेशन करने की कोशिश करनी है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि एक तरफ इरिगेशन हो रही है, दूसरी तरफ इरिगेशन सॉल्यूशन सक्शन हो रही है, ऊपर जा रहा है। हम जो करते हैं नॉर्मली क्लिनिक्स पे, वो पॉजिटिव प्रेशर करते हैं, एक ही तरफ प्रेशर जा रहा है। नेगेटिव प्रेशर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आइडियल नेगेटिव प्रेशर है, उससे सोडियम हाइपो एक्सीडेंट होने के चांसेस बच जाएंगे। एनीवेज आपको कंसंट्रेशन बहुत कम यूज करनी है। नंबर थ्री है कि जो इसकी क्लीनिंग शेपिंग होती है वो रिलाय करती है केमिकल डिसइंफेक्शन पे, मैकेनिकल डिसइंफेक्शन पे नहीं। मैकेनिकल यानी कि रूट्स को प्रिपेयर करना, वो हम नहीं कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को तो हटाना है, वो रिलाय किस पे करेगी? केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में दो चीज़ें आती हैं, नंबर वन, सोडियम हाइपोक्लोराइड से बड़ी उम्दा इरिगेशन करनी है काफ़ी टाइम तक। और नंबर टू क्या चीज़ करनी है जिससे केमिकल डिसइंफेक्शन मिलेगी हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इस्तेमाल करनी है एज ए इंट्राकेनाल मेडिकेशन। तो आपने इंट्राकेनाल मेडिकेशन भी डालनी है, उससे क्या होगा? बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? एपेक्सिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था एपेक्सिफिकेशन का, यानी कि क्यों ना एपेक्स के नीचे एक बैरियर, डेंटिन डिपोजिशन क्रिएट की जाए, नेचुरल बैरियर क्रिएट किया जाए। उन्होंने बहुत मत्था लगाया और इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुंचे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कर सकता है। ये कारनामा कौन कर सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे कर सकता है? उसकी एल्कलाइनिक पीएच होती है, वो बायो एक्टिव है। तो जब एल्कलाइनिक पीएच होती है तो क्या होता है? डेंटिनल वॉल से ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं,
कौन से ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं? TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर और BMP बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। इनका काम क्या होता है? ये स्टेम सेल्स को कन्वर्ट करते हैं ऑर्डन्टोब्लास्ट लाइक सेल्स में, सीमेंटोब्लास्ट लाइक सेल्स में, और ऑस्टियोब्लास्ट लाइक सेल्स में। तो इनमें कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या होता है? एक हार्ड टिश्यू डिपोजिशन होती है एपेक्स पे। याद रखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये एक दफ़ा लगाते हैं, पेशेंट को 3 महीने बाद बुलाते हैं, क्योंकि 3 महीनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है? दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाना पड़ता है। तो हर 3 महीने बाद पेशेंट को बुलाना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल के नया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाना है। अब ये कितने टाइम तक करना है? 9 से 18 महीने लगते हैं। BCQ पॉइंट अलर्ट, 9 टू 18 मंथ्स फॉर नेचुरल बैरियर टू क्रिएट। एक नेचुरल बैरियर बनने में 9 से 18 महीने लगते हैं, और कभी कभी तो 2 साल भी लग सकते हैं, यानी कि 24 महीने। तो आपने 9 से 8 महीनों तक इंतजार करना है, या फिर 24 महीनों तक इंतजार करना है, और फिर जाके बनता है नेचुरल बैरियर, और फिर जाके करोगे ऑब्जर्वेशन। तो क्या ये ख्वारी है या नहीं है? बताओ आप लोग। इसमें क्या प्रॉब्लम थे इस प्रोसीजर के अंदर, एपेक्सिफिकेशन में कोई इशू नजर आ रहा है आपको, या अच्छा लगा आपको सुन के? इशू नजर आया या अच्छा लगा? कंप्लाइंस, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल अहम मुद्दा है कि टाइम ड्यूरेशन तो सबसे बड़ा मसला है। इसके अलावा दूसरा मसला भी है। चलो, अगर इतना टाइम लगाया है तो कोई ढंग की चीज़ तो बनाओ। ठीक है ना, हम कोई नहीं बोलते, कोई किसी ने कोई कोई कह रहा है मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो 4 साल लगा दिए प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप लगता है यार अब तो इसने इतना टाइम लगाया है तो कोई ज़रूर कमाल की चीज़ होगी, फिर आखिर में पता चले ये भी कोई फुद्दू चीज़ निकली। आप बोलोगे यार तूने तो इतना टाइम भी लगाया, और फिर तू ढंग की चीज़ भी सामने लाता, चलो हम तेरे लिए तालियां भी बजाते हैं, मान भी लेते हैं यार तूने वाकई कमाल किया है, तूने काम भी ऐसे ही खोटा काम किया है। तो अब ये जो नेचुरल डेंटिन बनाता है ना, वो भी इतनी कोई क्वालिटी का नहीं होता। वो बेसिकली मोर लाइक बोन टिश्यू होता है। और उसके अलावा वो सिर्फ एक बैरियर बनाता है। उससे वो बेसिकली जो डेंटिन की थिकनेस है, रेडिकुलर डेंटिन की थिकनेस नहीं बढ़ाता, रूट की लेंथ नहीं बढ़ाता, बस एपेक्स को क्लोज करने के लिए एक छोटा सा एक हार्ड टिश्यू डिपोजिशन कर लेता है। तो उसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो ना ही ओवरऑल रूट ग्रो हुई, ग्रो भी नहीं करवाई रूट को, और रूट की थिकनेस भी नहीं बढ़ी, रूट वही कमज़ोर की कमज़ोर रह गई, और टाइम भी इतना सारा लगाया। तो ये टू बी ऑनेस्ट नुकसान का सौदा था। फिर आया एपेक्सिफिकेशन पार्ट 2, सीजन 2, ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय MTA। इसमें क्या था, इन्होंने बोला यार छोड़ो नेचुरल बैरियर को, वैसे भी रूट तो ग्रो नहीं होनी, थिकनेस तो वैसे भी नहीं बढ़ रही, तो भाई क्यों ना MTA से एक आर्टिफिशियल बैरियर बना ले। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि इन्होंने क्या किया कि एक MTA का एपिकल प्लग बना दिया, यानी कि कैनाल के अंदर MTA डाला, थ्रू MTA गन कैनाल के अंदर डाल के उसको एपेक्स में धक्का दिया। तो जो रूट कैनाल का 5 मिलीमीटर एपिकल एंड होता है उसमें MTA डाल दिया, 5 मिलीमीटर एपेक्स पे MTA डाल दिया, इसको कहते हैं MTA प्लग, एपाइकल MTA प्लग। वो क्या करेगा, आधे घंटे के उसके ऊपर रख दिया कॉटन, मॉइस्ट कॉटन रख दिया 30 मिनट्स के लिए। कितने मिनट के लिए? कितने मिनट के लिए रखा मॉइस्ट कॉटन? 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, MTA सेट हो जाएगा। अब फिर आप किससे चेक करोगे MTA सेट हुआ या नहीं हुआ? नंबर वन, आप सेटिंग चेक करोगे पेपर पॉइंट से, पेपर पॉइंट डालोगे, चेक करोगे कि सख्त हुआ या नहीं हुआ, और फिर एक्सरे में कंफर्म करोगे कि सही जगह पे MTA आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब आप फौरन ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी प्रॉब्लम के ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। कोई मसला नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आइडियल ऑब्जर्वेशन टेक्निक कौन सी है यहाँ पे? थर्मोप्लास्टिक ऑब्जर्वेशन। BCQ का सवाल है तो जवाब है थर्मोप्लास्टिक ऑब्जर्वेशन। इसको बैक फ्लो कहते हैं, क्योंकि कैनाल्स बहुत वाइड होती हैं, इरेगुलर होती हैं, और तो आप थर्मोप्लास्टिक ऑब्जर्वेशन करते हो ऑब्चूरा गन के अंदर। एक लिक्विड GP होती है, आप GP डालते हो, लिक्विड स्टेज में होती है, आप ऐसे गन में पूरा कैनाल में भर देते हो।
लेकिन अगर आप ये टेक्निक नहीं कर रहे, आपके पास ऑब्चूरा गन नहीं है, तो फिर आप करोगे कोल्ड लेटरल कंडेंसेशन, जो आप लोग फाइनल ईयर वाले ओपीडी में करते हैं। सिंगल कोन ऑब्चुरेशन नहीं कर सकते, सिंगल कोन ऑब्चुरेशन नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है ना। सिंगल कोन ऑब्चुरेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नंबर वन थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन बेस्ट है, फिर उसके बाद कोल्ड लेटरल ऑब्चुरेशन, ठीक है। लेकिन सिंगल कोन ऑब्चुरेशन नहीं होगी इतनी वाइड कैनाल के अंदर। तो ये तरीका होता है एमटीए का, और एमटीए से बेहतर बायोडेंटिन है, वो मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक और टेक्निक है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली टेक्निक थी, उसमें क्या होता है, एक नेचुरल बैरियर बन जाता है एपेक्स पे, लेकिन जो एपेक्स होती है वो अभी भी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि उसने कोई डेंटिन को रूट को ग्रो नहीं किया। एपेक्स ओपन है और डाइवर्जेंट है, लेकिन उधर एक बैरियर आ गया, बस एक समझो ना, दरवाजा बंद हो गया। बाकी एपेक्स का जो फॉर्म है वो कंस्ट्रक्ट अभी भी नहीं हुई, क्योंकि ग्रो तो नहीं हुई, डाइवर्जेंट की डाइवर्जेंट रही, और बस एक बैरियर आ गया बस। समझ, इस तरह है, डाइवर्जेंट रही। ये उसकी बात कर रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली एपेक्सिफिकेशन में। तो इसमें आप जो ऑब्चुरेशन टेक्निक यूज करते हो ना, वो होती है कस्टम जीपी। कस्टम जीपी का क्या मुराद है, आप सबसे एक बड़ी जीपी लोगे, वो उसका फिट चेक करोगे, वो फिट हो रही है, लेकिन क्योंकि आपकी एपेक्स डाइवर्ज है, तो वो डाइवर्जेंट वाले एरिया के अंदर आपकी जीपी की टिप नहीं जा रही, क्योंकि जो जीपी की टिप होती है वो किस तरह होती है, कंस्ट्रक्टेड कैनाल के लिए होती है, डाइवर्जेंट कैनाल के लिए नहीं होती। तो जीपी फिट तो आपकी हो रही है, लेकिन वो इस कोनों में नहीं जा रही। तो आप क्या करते हो, उस जीपी को आप थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म में डिप करोगे, यानी क्लोरोफॉर्म यानी कि जीपी सॉल्वेंट में डिप करोगे, या फिर बंसन बर्नर या फ्लेम होता है, आग का फ्लेम होता है, उसमें डिप करोगे, थोड़ा सा टच करोगे ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और फिर उसको क्या एपेक्स में डालोगे, फिर दोबारा मेल्ट करोगे, फिर एपेक्स में डालोगे। इससे क्या होगा, वो पूरी जो कैनाल, पूरी जो टिप है जीपी की, वो पूरी ऐसे फैल जाएगी एपेक्स पे। इसको कहते हैं कस्टमाइज जीपी। जीपी की टिप को कस्टमाइज कर देना बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम या फिर क्लोरोफॉर्म यानी कि जीपी सॉल्वेंट। इसको क्लोरो जीपी भी कहते हैं, क्लोरो सॉरी हाँ क्लोरो पर्चा भी कहते हैं, हाँ क्लोरो पर्चा, इस तरह कोई नाम है। क्लोरोफॉर्म में अगर डिप करोगे ना, तो उसको क्लोरो पर्चा भी कहा जाता है, इस तरह कोई नाम है। ये हमारे एचओडी हैं डॉक्टर कादिर, अक्सर ये सवाल पूछा था बच्चों से, क्लोरो पर्चा क्या होता है, इस तरह एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो बच्चे परेशान हो गए थे, तो ये कस्टमाइज जीपी की ही बात चल रही थी कि उनको डिप करा जाता है और अंदर डाला जाता है, ताकि वो एपेक्स में, डाइवर्जेंट एपेक्स में फिट हो सके जीपी, क्योंकि नॉर्मल जीपी कंस्ट्रक्टेड एपेक्स में फिट होती है। अब आखिरी टॉपिक उसके बाद खत्म करते हैं, वो है रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स। भाई ना सीजन वन ना सीजन टू, अब आगे हमारा सीजन थ्री ग्रैंड फिनाले, ये आखिरी सीजन है नेटफ्लिक्स का, इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। ये रिपीट करें, क्या रिपीट करूं मैं, कि जीपी जो है वो डाइवर्जेंट, अगर एपेक्सिफिकेशन जो हमने सीजन वन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, उसमें एपेक्स डाइवर्जेंट थी, तो जीपी की टिप तो नहीं जा, जीपी टिप जा रही थी, लेकिन पूरी डाइवर्जेंट वाले एरिया में नहीं जा रही थी। तो उसको थोड़ा सा आपको टिप को मेल्ट करना होता है। मेल्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आपने फ्लेम में डाल दिया आग के, या तो आपने जीपी सॉल्वेंट में डाल दिया। उससे क्या होगा, टिप मेल्ट हो जाएगी और टिप आराम से फैल जाएगी एपेक्स पे, पूरी डाइवर्जेंस की कोनों कोनों में फ्लूएबल स्टेज में आ जाएगी, तो फैल जाएगी और एडॉप्ट हो जाएगी, ये ना आसान लफ्ज, एडॉप्ट हो जाएगी अच्छे से। तो इसको कहते हैं कस्टमाइज जीपी, यानी कि आपने जीपी की टिप को कस्टमाइज कर दिया, दो तरीकों से कस्टमाइज किया, फ्लेम से और सॉल्वेंट से। अब सीजन थ्री पे आते हैं। सीजन वन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिंदाबाद, सीजन टू था छोड़ो उसको, एमटीए करो, एक ही विजिट में काम होगा। सीजन थ्री ये है कि रेवोल्यूशन, वो ये है कि क्यों ना पल्प को दोबारा जिंदा किया जाए, मतलब पल्प को ही जिंदा किया जाए, क्या ऑब्चुरेशन, क्या ये चक्कर, पल्प को वापस जिंदा किया जाए। ये बड़ी एक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी, जो कि आजकल तो बहुत कॉमन है, बहुत पुराने जमाने में आई थी। इसको कहते हैं RETS, रीजनरेटिव एंडोडोंटिक थेरापी, RETS, रीजनरेटिव एंडोडोंटिक थेरापी। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वल्वेरी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और एंडो में भी आपको काम आएगा। इसमें सबसे पहले पल्पेक्टोमी करते हैं, वो सारे स्टेप सेम होंगे जो आपने किए हैं। पल्पेक्टोमी के सारे स्टेप्स क्या होंगे, सेम होंगे। बहुत कम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया, मिनिमल क्लीनिंग शेपिंग की विजिट नंबर वन के अंदर। फिर आपने इंट्राकेनाल मेडिकेशन डालनी है 4 हफ्तों के लिए या 3 हफ्तों के लिए। कौन सी इंट्राकेनाल मेडिकेशन डालनी है, ज्यादा बेहतर है ट्रिपल एंटीबायोटिक बेस्ड,
क्या बेहतर है? ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, 3 एंटीबायोटिक का पाउडर निकालना है आपने। नंबर 1 मेट्रोनिडाजोल, नंबर 2 सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नंबर 3 मिनोसाइक्लिन, इन तीनों का पाउडर जमा किया। उनको या तो आपने वाटर में मिक्स किया, या तो फिर ज्यादा बेहतर है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल लिक्विड में मिक्स किया। बीसीक्यू पॉइंट, किस में मिक्स किया? प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, बीसीक्यू पॉइंट उसमें मिक्स किया, ज्यादा बेहतर है, ताकि विस्कस पेस्ट बनेगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर पानी में ही मिक्स कर दो और एक पेस्ट बनेगी, और उस पेस्ट को कैनाल के अंदर डालो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, डिस्कलरेशन हो गई दांत की। जिम्मेदार ठहराया गया मिनोसाइक्लिन को, ये इल्जाम उसके सर लगाया गया। तो फिर ये फैसला हुआ कि क्यों ना मिनोसाइक्लिन को बाहर निकाल दिया जाए, उसको ही हटा दिया जाए। तो लिहाजा ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट बन गई अब डबल एंटीबायोटिक पेस्ट, यानी कि सिर्फ 2 एंटीबायोटिक रह गई। नंबर 1 मेट्रोनिडाजोल, नंबर 2 सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उनके ही पाउडर से पेस्ट बना के डाला जाता है कैनाल के। दूसरी विजिट में दोबारा पेशेंट को बुलाया जाता है। नंबर 1 क्या तब्दीली आएंगी दूसरे विजिट में? जो लोकल एनेस्थीसिया लगानी है वो प्लेन मेपिविकेन लगानी है, वेजो कंस्ट्रक्टर के बगैर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपने ब्लड इंड्यूस करना है। वो क्या होता है ब्लड इंड्यूस? जी बात कर रहा हूं मैं स्टेप 2 की। आपने फाइल ली, कैनाल के अंदर डाली, एपेक्स से बाहर निकाल दी। अरे ये क्या किया? एपेक्स से बाहर निकाल दी, ये तो खून आ जाएगा, परफोरेशन हो जाएगी। यही तो करना था, कैनाल पूरी खून खराबा मच जाएगा, पूरा खून कैनाल में होगा। ये अच्छी बात है, तालियां बजानी चाहिए, इसको कहते हैं ब्लड इंड्यूस कर दिया। फिर आपने क्या करना है जनाब? ब्लड इंड्यूस करने के बाद आपने कॉटन पैलेट कैनाल के अंदर डालना है, ओरिफिस के अंदर एक कॉटन डालना है, 3 to 4 मिलीमीटर अंदर डालना है कॉटन पैलेट। हाँ, कॉटन पैलेट आपने 3 to 4 मिलीमीटर अंदर डालना है ओरिफिस के। कितना डालना है अंदर? 3 to 4 मिलीमीटर। और कितने मिनट तक डालना है? 7 से 10 मिनट तक। कॉटन पैलेट डाला 3 to 4 मिलीमीटर नीचे, 7 से 10 मिनट तक कॉटन डला हुआ होगा। जब 7 से 10 मिनट हो जाएंगे तो आप कॉटन को बाहर निकालोगे। अब क्या हुआ? कैनाल के अंदर, कैनाल के अपाइकल और मिडल थर्ड में क्या बन गया? ब्लड क्लॉट बन चुका है। अब क्या बन चुका है? ब्लड क्लॉट बन चुका है। अब ब्लड क्लॉट एक कमाल की चीज है। ये क्या है? कमाल की चीज है। ब्लड क्लॉट क्या करता है? खून जब आता है कैनाल में अपने साथ स्टेम सेल्स लेके आता है। जी हाँ, अपाइकल टिश्यूज के अंदर अपाइकल स्टेम सेल्स ऑफ पेपेला होते हैं, ऑफ डेंटल पेपेला होते हैं, अपाइकल स्टेम सेल्स ऑफ डेंटल फॉलिकल होते हैं, मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं। इतने सारे स्टेम सेल्स होते हैं, सबको पकड़ के खून अपने साथ लेकर आता है। किसके अंदर? कैनाल के अंदर, और क्लॉट के अंदर बिठा देता है। क्लॉट एक्ट एज अ स्केफोल्ड, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन सारे सेल्स को। यहाँ पे बड़ी दावत मची हुई है, धूम मची हुई है। फिर खून खराबा नहीं था यहाँ पे, तो बड़ी एक रेवोल्यूशन आनी थी। क्या आनी थी? एक बड़ी दावत है जिसमें सारे स्टेम सेल्स बैठे हुए हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर्स का, हमें जल्दी से ग्रोथ फैक्टर्स दो ताकि हम लोग दोबारा पल्प और डेंटिन को रीजनरेट करें, पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स बनाए। ये ग्रोथ फैक्टर्स उनको कौन देगा? अब जो ब्लड क्लॉट है उसके ऊपर डाला जाता है एमटीए या बायोडेंटिन डाला जाता है। इसकी पीएच बहुत ज्यादा होती है और ये ग्रोथ फैक्टर्स को निकालता है डेंटिनल ट्यूब्यूल से। इसके अलावा जो हम इरिगेशन करते हैं सेकंड विजिट में, वो करते हैं ईडीटीए से करते हैं। ईडीटीए से इरिगेशन करते हैं तो वो भी ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है। तो कैनाल के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स भी बहुत सारे आ गए। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स जाके मिलते हैं इनके साथ, ये खाने का इंतजार कर रहे थे जो स्टेम सेल, इनकी प्लेटों में प्लेटें रखी गई, हर प्लेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, टीजीएफ, बीएमपी। समझो, बिरयानी कोफ्ता दोनों आ गया, टीजीएफ और बीएमपी। अब जैसे ही उनकी प्लेटों में है वो कन्वर्ट होना शुरू होंगे ऑर्डोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स के अंदर, सीमेंटोब्लास्ट लाइक सेल्स के अंदर, पल्पल स्टेम सेल्स के अंदर, फिब्रोब्लास्ट के अंदर, और वो पूरी एक पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स के बाद पूरा पल्प दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और रूट की डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स, इसको कहते हैं रीवेस्क्यूलराइजेशन। यानी कि आपने दोबारा वेसल्स कैनाल के अंदर लेकर आ गए, पल्प कैनाल के अंदर लेकर आ गए, और लिहाजा लेडिकुलर पल्प आ गया तो अब रूट खुद ब खुद ग्रो होगी। तो ये है रेवोल्यूशन, इसका नाम है रीजनरेटिव एंडोडोंटिक थेरापी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच। कोई सवाल है सर? ये ग्रोथ फैक्टर्स वाली बात रिपीट कर दें। ग्रोथ फैक्टर लाने, ग्रोथ फैक्टर कहाँ छुपे हुए होते हैं? डेंटिन की वॉल्स में छुपे हुए होते हैं। उनको निकालने के लिए डीमिनरलाइज करना पड़ेगा डेंटिन को।
वो कौन करेगा? वो एमटीए करेगा। वो कौन करेगा? वो ईडीटीए करेगा। ईडीटीए से ब्लड कैनाल में कैसे आया सर? मैंने बताया कि फाइल को कैनाल के बाहर डालते हैं। फाइल को कैनाल क्लॉट के ऊपर डायरेक्टली एमटीए बायोडेंटिन डालना है। डायरेक्टली भी डाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एक कोला प्लग होता है, वो भी डाल सकते हो। एक कोला प्लग पहले डालो और उसके ऊपर फिर एमटीए डाल दो। वरना डायरेक्टली भी डाल सकते हो अगर कोला प्लग नहीं है, लेकिन बेहतर है कोला प्लग डालो ताकि क्लॉट की प्रोटेक्शन हो, फिर उसके ऊपर एमटीए डालो। ये अच्छा सवाल था। और खून कैसे निकलेगा फाइल को कैनाल के बाहर लेके? एम मैपिविकिन क्यों नहीं ऐड ऐड किया एलए में? मैपिविकिन क्यों नहीं ऐड किया? मैपिविकिन तो ऐड किया है, मैपिविकिन ही इस्तेमाल करना है हमें, क्योंकि इसके अंदर वेजो कंस्ट्रक्टर नहीं होता। और वेजो कंस्ट्रक्टर वाली एलए क्यों यूज नहीं करोगे? क्योंकि फिर ब्लड कैसे निकलेगा? तुम्हें तो ब्लड निकालना था फाइल को बाहर निकाल के। कोई सवाल है? और कोई सवाल? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज कवर हुई हैं आज के लेक्चर के अंदर। बहुत बड़े बड़े मुद्दे और बड़े बड़े टॉपिक्स कवर हुए हैं। ना सिर्फ ट्रॉमा कवर हुआ है, बल्कि एपेक्सिफिकेशन, एपेक्सोजेनेसिस, आरईटीएस, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये चैप्टर मुझे पता था बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा चैप्टर, इसको दो में डिवाइड किया। अभी भी आधा चैप्टर रहता है, तो 1.5 घंटा और 2 घंटे कल भी इंशाल्लाह लगेंगे। ठीक है ना? चलें। थैंक यू सो मच। और आप लोग लाइव आए, और इससे हमारी भी हिम्मत अफजाई होती है। और ज़्यादा लाइव लोग आएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगी लाइव लेक्चर्स ज़्यादा कंडक्ट करें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।